गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, मैं इसको बताने से पहले आपको एक छोटा सा इसका बेस बता देता हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मान के चलिएगा कि इसके जो डेरिवेशन है, एक दो डेरिवेशन है इसके अंदर, वो बोर्ड में आपको ज़रूर मिलेंगे। एक कम से कम ज़रूर आएगा, आप इस बात को 100% मान के चलें, ठीक है। इसके अंदर दो डेरिवेशन होते हैं, एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इस पे बेस जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो भी बड़े सिंपल ही होते हैं। सिंपल आप फॉर्मूला रखो और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस ले लूँ, एक ले लूँ -q और एक ले लूँ +q, ये 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए, छोटे छोटे चार्जेस हैं, है ना। इनमें से इनकी जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो तो q ही है। इसको बच्चों हिंदी में विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो ये है -q और ये है +q। इनके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, O या मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी हो गई L डिस्टेंस, और इसकी भी डिस्टेंस हो गई L, ठीक है। तो बच्चों, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया टोटल 2L डिस्टेंस, है ना। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव से आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर से? माइनस से प्लस की तरफ, ध्यान रखना बच्चों। और इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट भी बड़े सिंपल है। क्यू की जो यूनिट होती है कूलम, और एल की या लंबाई की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं कूलम मीटर। बच्चों, आप इसे सेंटीमीटर मत पढ़ना, ये कूलम मीटर हो गया। सिंपल बात है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस हों, कोई 2 बिंदु आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, उन दोनों के गुणनफल को, एक पॉइंट चार्ज का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कितना सिंपल है ना। चलिए, अब बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसकी वजह से हमारे पास 2 डेरिवेशन आते हैं। एक, सबसे पहले हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मैं बता देता हूं आपको, 2 डेरिवेशन आएंगे। किस किस पोजीशन में आएंगे वो दोनों मैं आपको एक बार बेस बता देता हूं, उसके बाद डिटेल में आपको समझा दूंगा। देखिए, एक सेकंड यहां देखिए ध्यान से। ये रहा -q और ये रहा +q। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ये हमारा मूल बिंदु O, बीच का डिस्टेंस वही, ये L और ये भी L, ठीक है बच्चों। तो ये L और ये भी L, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बीच का 2L। ओके, कुछ बच्चे ही पूछते हैं कि ये डिस्टेंस सर हम 2L ही क्यों लेते हैं? 2L इसलिए लेते हैं कि इससे हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह में थोड़ी सी आसानी रहती है, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। आप L ले सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको L/2 वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है 2L लेने की वजह से, इसलिए 2L लेते हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस है Q और Q के बीच का, -q और +q के बीच का,
ये बहुत कम होता है, माइक्रो के लेवल में होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा 10 की घात -6 मीटर। ये बहुत छोटी राशि है। चलिए, अब चूंकि ये -q है और ये +q है, अब हमारे पास 2 डेरिवेशन आते हैं। पहला जो हमारा डेरिवेशन है उसे हम कहते हैं, सबसे पहला वाला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब आप ये कहेंगे कि ये एक्सियल पोजीशन क्या हुई। देखो बच्चों, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए इस बिंदु पे, माना इसका नाम हम रख लेते हैं M, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट का नाम हम रख लें A, इस पॉइंट का नाम हम रख लें B। तो अगर ये जो हमारा पॉइंट है M, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं R। क्या कहते हैं? R। तो अगर हमें ये डिस्टेंस R की वजह से इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ जाए डाइपोल की वजह से, विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में, इसे एक्सियल पोजीशन या अक्षीय स्थिति कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये इसके अक्ष में है ना, सिंपल ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अक्ष में है। ये हमारा पहला डेरिवेशन है। दूसरे डेरिवेशन के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए, अब ये अक्षीय पोजीशन में इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता है उस पॉइंट पे। तो हमारा जो हेडिंग है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में हमारा जो हेडिंग होगा, हिंदी में हम इसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखूंगा नहीं बच्चों, बहुत टाइम लगता है उसमें, आप नोट कर सकते हैं आराम से। दोबारा बोल देता हूं, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये निकालते कैसे हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, मैं इस हेडिंग को रिमूव कर देता हूं यहां से जल्दी जल्दी। चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों, यहां से जो हम डिस्टेंस लेंगे वो इसके मिड पॉइंट से लेंगे, ओरिजिन से। सही है? अब ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। हम ये लेके चलते हैं कि इस प्लस की वजह से यहाँ पे जो कोई चार्ज हमारा रखा होगा, टेस्ट चार्ज, याद है ना टेस्ट चार्ज? छोटा सा चार्ज होता था जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, लेकिन वो असर मानता है दूसरे किसी चार्ज का। जब उसे किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम घुमाते हैं ना, तब वो उस पर असर होता है। अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इसे हम नाम दे देते हैं E1 लेट्स से। अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज याद है ना पॉजिटिव है, छोटा सा पॉजिटिव। ठीक, तो ये इधर की तरफ लगेगा, इसे हम नाम दे दें E2। अब बच्चों आप आराम से ये बात बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड या परिमाण है वो बिल्कुल बराबर है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो बाहर की तरफ लगा, इसकी वजह से अंदर की तरफ लगा। अब आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता था E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K लिख देता हूँ, सिंपल लिखने में ईजी रहता है, Q/r²। अब इस फॉर्मूले में बच्चों आपको ये बात तो पता चल रही होगी कि R जितना कम होगा E उतना ही ज्यादा होगा, और R जितना ज्यादा होगा E उतना ही कम होगा। सिंपल बात है। अब ये जो R है, चूंकि यहां पे इस पॉइंट से लेके पॉइंट B से M तक, ये जो R है ये छोटा है। किससे छोटा है? A से लेके M तक के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, इस दूरी की तुलना में ये दूरी कम है। तो जब R का मान कम है तो E1 का मान किससे ज्यादा बड़ा होगा? E2 से, इससे। इसकी वजह से लगने वाले
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो अब हम अगर E1 का मान निकालें तो E1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं KQ/R²। इसमें Q1 Q2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है। अब जो R है, यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, वो R है। हमें लेनी है B से लेके M तक की डिस्टेंस। तो B से लेके M तक की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, अब ये पूरी R है और ये है L। अगर इस पूरी R में से ये L घटा दूं तो ये BM बच जाएगी। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं R-L का होल स्क्वायर। सिंपल है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से E2 बराबर होगी K, Q की वैल्यू सेम। अब ये देखो, ये डिस्टेंस यहां तक तो R है, इसमें ये L और जुड़ गया है, तो ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई R+L का होल स्क्वायर। बात सही है? दोबारा बता देता हूं। E1 की वजह से डिस्टेंस जो है वो यहां से तो R है, लेकिन लेनी तो यहां से है। तो इस पूरी R में से ये L अगर आप माइनस कर देंगे तो यही डिस्टेंस बचेगी, है ना। और यहां से जब लेंगे तो इस R में ये L और जोड़नी पड़ेगी, R+L का होल स्क्वायर। तो दोनों डिस्टेंस निकल आई। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड या E नेट, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम E1 में से E2 को माइनस कर सकते हैं। अब E1 की क्या वैल्यू है, ये रखी वैल्यू है KQ/R-L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+L का होल स्क्वायर, है ना। सिंपल है। अब इसमें से इसे माइनस करने के लिए हमें इनमें से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सिंपल है। अगर एलसीएम लेना नहीं आता हो तो हम ये बात जानते हैं कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम एलसीएम लिख देते हैं, R-L का होल स्क्वायर R+L का होल स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब K इंटू Q को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन। तो जब ये बाहर आ गए तो हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू K इंटू Q, तो कॉमन आ गया, तो ऊपर 1 रह गया, तो ये इससे कट गया, ये बच गया R+L का होल स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस वाला कट गया इससे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू बची R-L का होल स्क्वायर। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, इन दोनों को खोल के और जो कटता है उसे काट देते हैं, जो बचता है उसे बचा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं ऊपर से ही लिखना शुरू कर देता हूं। यहां पे बच्चों आप हमेशा पेन और पेपर लेके या कॉपी लेके जरूर बैठें, अदरवाइज डेरिवेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी हमेशा। चलिए, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है बाद में। इसको खोल दो, वैल्यू बची R² + L² + 2R L माइनस, ये माइनस अंदर बचा R² + L² - 2R L, बंद कर दिया अपॉन में। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी R² - L² का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब जब माइनस यहां पे है और हमने इस ब्रैकेट को खोला तो R माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा जो वैल्यू हमारे पास ऊपर की तरफ बची, वो वैल्यू बची, इसको मैं लिख देता हूं K इंटू Q, ऊपर की तरफ हमारे पास वैल्यू बची 4RL अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस K इंटू Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू आई 2K, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख लिया, तो 2K इंटू 2QL अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, अब भी मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, 2 इंटू 2 4 हो गया,
क्यू आर एल, के क्यू आर एल, एक कोई चीज छूट गई है, के क्यू आर रह गया, ये आर और हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। चलिए अब ये जो 2QL है, अगर आपको याद हो तो इसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे वापस वही लिख देते हैं, सिंपल है। तो वैल्यू आई 2KR इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं है। देखिए ये यहाँ KQRL 4, KQRL 2 इंटू 2 4 हो गया। अपॉन की जो वैल्यू है वो एज इट इज हमने लिख दी। ठीक है बच्चों, अब ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है बच्चों, चूंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि ये जो डिस्टेंस होती है ना 2L हमारी, ये बहुत छोटी होती है, माइक्रो के लेवल की। तो और जो हमारी आर है ये काफी बड़े डिस्टेंस है, तो जो आर हमारी हुई, यहां लिख देता हूं मैं, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, है ना। तो जब आर बहुत ज्यादा बड़ी है तो एल टेंस टू 0, बहुत छोटी सी मान के चलते हैं, लगभग 0 के बराबर। तो हम जब इसे छोड़ देते हैं आर के कंपैरिजन में, इस एल को हमने छोड़ दिया, ये रही। ठीक, तो आगे हम वैल्यू लिख सकते हैं 2KR इंटू P अपॉन, चूंकि इसे 0 मान लिया हमने तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर 4 हो गया। आगे हमने लिखा ट्वाइस KR इंटू P अपॉन आर टू दी पावर 4। अब ये अगर हम कैंसिल करें तो ये बचा आर क्यूब, तो वैल्यू आई K2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इस K की वैल्यू हम लिख सकते हैं जो हमारी रटी रटाई है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पाई लिख दिया मैंने, इंटू 2 पाई अपॉन आर क्यूब। ये हमारा ई नेट की वैल्यू आ गई। ई नेट, या जिसे हम कह रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमें निकालनी थी शुरू में ही। चलिए ये यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं इसे लिख देता हूं दोबारा से ई नेट के फॉर्म में ही, है ना। इसको फटाफट रब कर देते हैं बच्चों। आपको एक काम जरूर करना है, इस डेरिवेशन को कम से कम 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया तो देखो मैं करूंगा, मेरे करने पे आपको बहुत इजी लग रहा होगा शायद, लेकिन जब आप इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बीच में ये काफ़ी जगह कॉम्प्लेक्स हो गया है, टफ हो गया है। तो हमारा जो ई नेट की वैल्यू आई वो बराबर आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सॉरी क्यू नहीं 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। पहला डेरिवेशन जिसे हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों बात आती है इसके डायरेक्शन की, इसकी दिशा किधर होगी। आपको ये पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, इधर की तरफ हो गई। अब जो हमारा E1 है वो E2 से बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी की तरफ तो दिशा बनेगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी दिशा भी इधर को ही है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा भी इधर को ही है बच्चों। तो हमारा जो डेरिवेशन आया वो हम एज इट इज रखेंगे। ठीक, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें तो इस पे भी लगा दो और इस पे भी लगा दो, सिंपल। ठीक हो गया। चलिए ये तो था पहला डेरिवेशन बच्चों। अब आते हैं दूसरे डेरिवेशन पे। मिटा दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन की तरफ। बच्चों दूसरा डेरिवेशन इससे हल्का सा, बहुत हल्का सा टफ है, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। अगर हमने दिशाएं समझ ली ना तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अगर हम वेक्टर जानते हैं जो हमने 11th क्लास में किए थे, आप
कहते होंगे कि सर बार बार आप 11th का जिक्र करते हैं। हाँ बच्चों, वहां बेस है और यहां पे वो बहुत काम आता है बेस। चलिए, दूसरी जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं, उस डेरिवेशन को हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं। आपने यहां डेरिवेशन करने के लिए ये पॉइंट लिया प्लस क्यू, ये सॉरी माइनस क्यू, और ये ले लिया प्लस क्यू। इसे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो निरक्षीय रेखा पर। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। इसको एक तरह से कहें कि 90 डिग्री के एंगल पे ये रेखा काट रही है। तो इस रेखा के किसी भी बिंदु पे, लेट्स से इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ऊपर दिशाएं दिखाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहां देख लेते हैं, ठीक। ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एल, ये हमारा एल। इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया लेट्स से आर। जैसे हमने आर इधर लिया था ना, याद है ना, राइट साइड में अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। अब हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहां पे बिल्कुल बराबर दूरी है, यहां से भी ये दूरी बराबर है और यहां से भी ये दूरी बराबर है। अब बच्चों अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला। नाम रख दें इसका ए बी और इसका नाम रख देते हैं एम, जैसे पहले रखा था। तो हमारा जो ए एम ओ है ये एक समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में हमें एक थ्योरम है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आपको पता होगा 10th में हमने बहुत बार पढ़ी है ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि हमारा जो बेस है ना, आधार, और जो परपेंडिकुलर है लंब, उन दोनों का जो स्क्वायर है अगर उन्हें हम प्लस कर दें तो ये हमारे कर्ण के वर्ग के बराबर होता है या हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। माना ये हमारी वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर के बराबर होगा। जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू। खैर हमें x की वैल्यू की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम ये x की वैल्यू की तो ज़रूरत है लेकिन उसे x लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। चलिए खैर, तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस हुई ये हुई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि इधर x स्क्वायर था तो इस स्क्वायर को जब इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर भी सेम रहेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है बच्चों? चलिए, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गई, ये आ गई, और यहां से ये दूरी O से लेके M तक आ गई। अब इसकी वजह से लेट्स से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E1 और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। ये जो हमारा एंगल है ये है थीटा, ये भी हमारा एंगल है थीटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बिल्कुल बीच में काटा है इसने इसको। तो ये जो एंगल होंगे हमारे, ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। चलिए, अब ये जो माइनस है यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है, छोटा सा चार्ज। इसको जब खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ। सही बात है। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर ठीक से, बल्कि पूरे को रिमूव करके एक बड़ा सा डायग्राम बना के और अच्छे से समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप डायग्राम समझ गए ना बच्चों तो डेरिवेशन तो बहुत आराम से हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, हमारा ये माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है। अरे
ये हमारी लाइन खिंच गई। चलिए अब ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका नाम हमने रखा था m, इसका नाम रखा था a, इसका नाम रखा था b, इसका o, ये डिस्टेंस था l, ये भी l, ये डिस्टेंस था r, ये वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम गोज फॉर दिस वन, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे वो इधर की तरफ लगेगा, एंगल भी था हमारा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक। इसका नाम हमने दिया लेट्स से E1। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये लगाएगा इसको अपने से दूर को, अक्ष पे ही लेकिन अपने से दूर को, ये अक्ष पे ही लेकिन अपने नजदीक को, अपनी तरफ को ये लगाएगा। अब बच्चों इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उसे हमने कहा E2। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि ये भी वैल्यू Q है और ये भी वैल्यू Q है, बेशक ये दोनों माइनस और प्लस हैं, प्रकृति इन दोनों की विपरीत है, लेकिन इनका परिमाण या मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। तो जब परिमाण बिल्कुल बराबर है तो इनके द्वारा लगाया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान भी बिल्कुल समान रहेगा। चलिए अब ये E1 जो हमने लगाया इधर की तरफ को, इसके दो टुकड़े करते हैं हम, वेक्टर को दो हिस्से में बांट लिया, एक इधर और एक इधर, ठीक। ये एंगल थीटा है, ये रेखा इसके समांतर है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, सही बात। ये एंगल थीटा है, ये रेखा समांतर है, ये काट रही है तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, ओके। तो अब ये जो E1 हमारा वेक्टर है इसके दो टुकड़े कर लेते हैं हम। थीटा के साथ हमेशा क्या जुड़ा होता है, कॉस, और इधर हो गया E1 साइन थीटा। इसके दो टुकड़े करो E2 के, बाहर की तरफ को है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसकी वजह से जो हमारा वेक्टर आया वो आया E2 कॉस थीटा और ये आया E2 साइन थीटा। अब बच्चों हमें ये बात समझनी है कि E1 और E2 के मान बिल्कुल बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों को Q चार्जेस की वजह से लगाया गया है, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है। तो हम E1 और E2 की जगह E ही लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं बननी चाहिए। शायद ये मैं हटा देता हूँ, इजी रहेगा समझने में और पढ़ने में। अब एक वेक्टर गया ऊपर की तरफ, एक आया नीचे की तरफ। E साइन थीटा गया ऊपर और E साइन थीटा गया नीचे, दोनों ने बिल्कुल बराबर बल लगाया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो बिल्कुल खत्म हो गया। इन दोनों ने, इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जो ई नेट लगेगा, ई नेट जो लगेगा वो लगेगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है बच्चों। जब दो वेक्टर्स की दिशा एक होती है ना बच्चों, सेम बिल्कुल 11th क्लास में बात आई थी, जब दो वेक्टर्स की दिशा बिल्कुल सेम होती है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपल, ठीक। तो हमने ऐड कर दिया ई नेट, या कुल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। और जो वेक्टर बिल्कुल समान होते हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग होती है ना, उनकी एक दूसरे से उन दोनों को माइनस कर देते हैं। लेट्स से इस वेक्टर का जो परिमाण है वो है 10, इसका परिमाण होगा -10, क्योंकि इसकी दिशा अलग है। तो 10 में से -10 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। तो ये इधर को गया, ये इधर को गया, दोनों का परिमाण जो है वो ई साइन थीटा और इसका भी ई साइन थीटा, कट गया, दोनों 0 हो गया, लेकिन ये वाला जुड़ गया। तो ई नेट की वैल्यू आई, ई नेट वैल्यू आई ट्वाइस ई कॉस थीटा। बच्चों बस दिशा ही समझनी है इसमें, बाकी काम बहुत आराम से हो सकता है बाकी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने इसमें दिशा को एक तरह से दिमाग में बैठा लिया तो डेरिवेशन हो जाएगा, उसके अलावा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब इसकी हम वैल्यू रख देते हैं ई की, और इसको मैं लिख देता हूं ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये निशान लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसे हम लिखते हैं ट्वाइस ई की वैल्यू। ई बराबर होगा वही हमारा पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलिए अब चूंकि r² का मान कितना है?
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह k लिख लिया, q अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। बच्चों जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मीनिंग होता है अंडर रूट अगर x है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2, और इसी का अगर आप स्क्वायर कर दो ना तो वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आई x। इसी तरह से यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है और अंडर रूट भी है, कैंसिल हो गए दोनों एक दूसरे से, तो वैल्यू बची E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आया ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब हम कोई से भी जो ट्राइंगल है हमारा ये वाला या ये वाला AMO या BMO किसी से भी अगर हम लेना चाहें तो हम कॉस थीटा का मान ले सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों? ये रहा L, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये रहा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, सिंपल है। E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आया ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, सिंपल है। इसे मैं इधर लिख देता हूं। अब मैं इस डायग्राम को अगर रिमूव कर दूं तो शायद आपको बात समझ में आ चुकी होगी, है ना बच्चों। हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया है, आप ये वाला भी ले सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार L है, कर्ण ये रहा। मैंने बस सिर्फ यही वैल्यू लिखी है, सिंपल। चलिए मैं इसको अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आगे तक की हमारी बात मैं यहाँ पे लिख सकूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये डेरिवेशन हल्का सा, बहुत हल्का सा, बस 1-2% उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज है सिंपल ही। चलिए E परपेंडिकुलर बराबर आया ट्वाइस के क्यू L अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 मान सकते हैं, जिसकी पावर कुछ ना हो उसे 1 कह सकते हैं, और ये अंडर रूट है तो इसे हम कह सकते हैं पावर 1/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 1/2 पावर में लिख सकते हैं। बच्चों ये 1 है, ये 1/2 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और आधा, इसे हम कहते हैं 3/2 या 1.5 कह सकते हैं, है ना। ये हो गया ट्वाइस के क्यू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 या 1 + 1/2, 3/2 ही आएगा, है ना। चलिए अब चूंकि R का मान जो है फिर वही बात L से बहुत बड़ा है। जब ये बहुत बड़ा है तो इस L को कितना ले लेते हैं? टेंस टू बी 0, इसे 0 लिख लेते हैं, है ना। इसे मत लिखना बच्चों, इसे अभी 0 मत लिख देना, ये गड़बड़ हो जाएगी। इसे हम छोटा मान के चलते हैं बहुत, ठीक। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आया ट्वाइस के क्यू इंटू L अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से ये 2 कट गया तो ये r³ रह गया, है ना, बराबर। या बल्कि मैं इस स्टेप से पहले इसको चेंज कर देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसे मैं अगर k इंटू 2QL लिख दूं, k बाहर लिख दिया, 2QL एक साथ लिख दिया, ये इस वैल्यू को मैं यहीं का यहीं p कर दूं, आप नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस L को भी 0 रखें, नहीं,
ये L0 के लगभग बराबर है। R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है लेकिन 0 नहीं है, तो ये वैल्यू P हो गई। अब आपको शायद आराम से समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू बची K इंटू P और ये बचा R² प्लस L² की पावर 3/2। अब अरे यहां भी लिखना पड़ेगा भाई, कितना गड़बड़ हो जाता है। ये P हो गया, तो इससे ये कट गया, तो हमारी वैल्यू आई E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखी, इंटू P/r³। यही हमारा डेरिवेशन खत्म होता है बच्चों, दिखाई दे रहा। E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में या इक्विटोरियल पोजीशन में। इन्हें 2-3 नाम से जानते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना और डरना मत, सिंपल है बहुत, है ना। निरक्षीय जो अक्ष पे ना हो लेकिन बराबर दूरी पे हो, अक्षीय जो अक्ष पे हो, जैसे -q अक्षीय, पहले वाला जो हमने किया था ये -q, ये +q, यहां से ये पॉइंट को ले लिया था m, अक्षीय स्थिति हो गई, यहां रख लिया निरक्षीय स्थिति हो गई। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, ये डिस्टेंस L ले लिया था, ये भी L ले लिया था, ऐसे ऐसे करके किया ना। चलिए अब हमने एक बात तो समझ ली बच्चों, ये जो निरक्षीय स्थिति है, मैं दोनों को एक बार लिख देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा सकूँ कि इन दोनों के कंपैरिजन में क्या चीज़ हमें मुख्यतः याद रखनी चाहिए। जल्दी जल्दी हट जाओ। ओके, क्या याद रखनी चाहिए? देखिए, E एक्सियल इज इक्वल टू आया था, अक्षीय स्थिति में जो हमारा E का मान आया था, विद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता आई थी, वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ 2P/r³। सही है। और हमारी E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में जो आई है या निरक्षीय स्थिति में जो आई है, ये अक्षीय, ये निरक्षीय। बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए बताता हूं ताकि आप किसी भी मीडियम के हों तो आपको परेशानी ना बने, ना हिंदी वालों को और ना ही इंग्लिश वालों को। ठीक, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये आई निरक्षीय स्थिति और ये आई अक्षीय स्थिति। आप ये समझ गए होंगे कि सेम डिस्टेंस पे, यानी R पे और R पे, सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति से दुगनी होगी। 2P है ना, यहाँ P है, यह हम कह सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E परपेंडिकुलर, जब डिस्टेंस दोनों में R ही हो। ठीक। और एक बात बच्चों, महत्वपूर्ण बात, आपको याद हो तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, उसमें E बराबर हमारा फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। याद है ना, बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज की वजह से, जहां पे E जो है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत्क्रमानुपाती था। यहां पे E जो है बच्चों वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, 1/r³ के हो गया ना। तो अगर आप किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और आप उस पॉइंट चार्ज को थोड़ा दूर लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r² के प्रोपोर्शन में घटेगा। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4 रह जाएगा। याद है ना, डिस्टेंस डबल
तो 2r का स्क्वायर 4r हो जाएगा ना, तो 1/4 रह जाएगा। ठीक, यहां पे अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 2r होने की वजह से 2 की भी जो वैल्यू होगी 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घट गया, 1/8 रह गया। यहां पे 1/4 रह गया था, डिस्टेंस डबल करते ही यहां पे 1/8 रह जाएगा। तो आप ये बात समझ लें बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट चार्ज की वजह से घटता था तो वो तो घट ही रहा था, लेकिन यहां पे और तेजी से घटेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा उसकी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज होगी। समझ में आया बच्चों? चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं आपको इसको 1 सेकंड में रिवाइज करा देता हूं फटाफट। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। बच्चों आज जो हमने चीजें देखी उनमें सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 सेम चार्जेस लो, एक माइनस और एक प्लस, ओरिजिन से मूल बिंदु से दोनों के डिस्टेंस ले लो L यानी कि 2L। अगर इसी को आप एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलम मीटर, दिशा माइनस से प्लस की तरफ को। बात समझ में आ गई? सिंपल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सियल पोजिशन या अक्षीय स्थिति में। ये था -q, ये था +q, बीच O L यहां से R डिस्टेंस पे, लेट्स से यहां पे है ना, ये बिंदु था M। इस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक, इसकी वजह से इधर को लगा, इसका हमने नाम दे दिया E1। इसकी वजह से इधर को लगा, इसका हमने नाम दे दिया E2। E1 का मान बड़ा था, हमने काटपीट की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल पोजीशन में, वो वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2p/r³। सिंपल। और इसी तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ही किसी बराबरी हिस्से पे, यहाँ पे जहाँ से दोनों दूरियां बराबर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते थे इसको, या फिर निरक्षीय स्थिति। सिंपल। ये दूरी R, ये L, ये L, ये दूरी हमने निकाल ली थी √r² + L²। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था, एक इधर को गया था, एक इधर को गया था, फाइनल इनके बीच में आ गया था। यहाँ पे वो वैल्यू E परपेंडिकुलर बराबर आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। सिंपल। ये 2 डेरिवेशन करने हैं। और बच्चों ये मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से एक बोर्ड में जरूर आता है, हर साल हर बार। समझ में आया? तो बोर्ड के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करें, 3-4 बार आप अपना खुद लिख के प्रैक्टिस करें। आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके पीछे की तरफ करके देख सकते हैं, आराम से आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद अपने हाथ से अपने कॉपी पेन लेके आप शायद बैठे ही होंगे, उसकी मदद से आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इन पे जो बेस न्यूमेरिकल है बच्चों वो बड़े सिंपल आते हैं, आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। P का मान पता होता है, ज़्यादातर R का मान दिया होता है, ये निकालना होता है। P का मान पता होता है, R का मान दिया होता है, ये निकालना होता है। या अगर ये दिया है, R दिया है, ये निकाल लीजिए। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं और इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। और हाँ, एक बात और बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और रह गई जो मुझे आपको बता देनी है। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की दिशा भी यही होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होती है, सेम होती है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण माइनस से प्लस की तरफ होता ही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उससे विपरीत होती है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, यानी उल्टी दिशा में लगेगा। बच्चों बात समझ में आ गई? बस इतना ही है आज के लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए और अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। बाकी पढ़ाई करते रहें बच्चों।